नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएड वालों के लिए संविधान। कौन सा? हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, बीएड वालों के लिए, बीएड वालों के लिए संविधान। ठीक है, बीएड वालों के लिए हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? संविधान स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारी बेसिक क्लास रहेगी, पार्ट 1। ठीक है, पार्ट कौन सा रहेगा? पार्ट अपना 1 रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ बीएड। जब तक आप एग्जाम होगा उससे पहले मैं आपको पूरा की पूरा सिलेबस आपका जीएस का करवा चुका हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। संविधान कैसे बनेंगे, 8 से 10 लेक्चर और पूरा संविधान क्या करेंगे हम लोग निपटा चुके होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई फर्स्ट पार्ट की ओर। संविधान स्टार्ट करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान का विकास के बारे में सबसे पहले देखेंगे, इसके बारे में, भारतीय संविधान के विकास के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए। तो भारतीय संविधान का विकास, तो सभी लोग क्या हो जाओ भाई, तैयार हो जाओ। चलो आ चुके, पॉइंट बाई पॉइंट है इस बुक में। अगर आपको ये बुक चाहिए, ठीक है, अगर आपको यह बुक चाहिए तो बुक भी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाके आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो संविधान शब्द की लैटिन भाषा के शब्द से हुई। सीधी बात उसने कही कि संविधान शब्द है, संविधान जो शब्द लिया गया है वो किस भाषा का है? तो आप कहोगे ये है लैटिन भाषा का। किसका है? लैटिन भाषा का। संविधान में ना देखने को मिलेगा और लैटिन में भी लास्ट में ना देखने को मिलेगा, ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट, संविधान के, ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधान की जननी कहा जाता है। क्योंकि ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन लगभग की बात करें, लगभग सभी देशों पर ब्रिटेन ने अधिकार कर रखा था। बहुत देशों पर ब्रिटेन का अधिकार था। ठीक है, और जो ब्रिटेन था उसी के तहत ही बहुत सारे देशों के जो बड़े देश, उनका आप हो गए संविधान देखने को मिला है। क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले ब्रिटेन ने ही संविधान का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से बात करेंगे कि ब्रिटेन में संविधान को, ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो 1894 की बात करेंगे। 1895 की बात है, 1895 की बात है। ये वेरी इंपोर्टेंट चीज है, थोड़े सा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। 1895 इसमें बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक को प्रस्तुत, स्वराज विधेयक का प्रस्तुत किया था। जो प्रारूप था उसको प्रस्तुत किया था बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1895। बहुत इंपोर्टेंट पड़ेगी आपके लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो ये वाला इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्यों इंपोर्टेंट है? पहली बात तो ये है, ये इंपोर्टेंट है क्यों? तो आप कहोगे इसके बाद 1922 की बात करेंगे, जब असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है महात्मा गांधी का और चोरी चोरा कांड हो जाता है, जनता भड़क जाती है अंग्रेजों पर। तो आप कहोगे इसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी, और 1935 की बात है जब भारत शासन अधिनियम आता है, उससे पहले की 1934 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो महात्मा गांधी ने तो कर दी थी जब चोरी चोरा कांड हुआ था तभी, और इन्होंने कब की थी? नेहरू जी ने, नेहरू जी ने की थी जब 1935 वाला अधिनियम आने को होता है तब। तो कब? 1934 में, 1935 में तो आ जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, जिसके तहत अंग्रेज भी कह देते हैं ठीक है आपका गठन कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। जो बात करते हैं हेनरी सप्तम हुआ करता था, हेनरी सप्तम ने तो आज्ञा नहीं दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की और ना ही यूरोप में व्यापार करने की। क्योंकि हेनरी सप्तम जो था वो पोप की बात, तो पोप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। मगर हेनरी अष्टम आता है, हेनरी अष्टम के द्वारा यूरोप में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को कह दिया जाता है कि आप यूरोप में व्यापार कीजिएगा। तो उसके बाद में पूर्व देशों में व्यापार कीजिएगा, पूर्व देशों में व्यापार कर सकते हो आप। उसके बाद में आती है महारानी एलिजाबेथ। मगर हेनरी अष्टम जो होता है, हेनरी अठम, जो वो मान्यता नहीं देता है, सिर्फ ये कहता है कि आप व्यापार कर सकते हो, जाओ व्यापार करो, ये तो मान्यता देता है। मगर बात करते हैं पूरी तरीका से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं कर पाता। फिर आती है महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती है, और जो वहां के व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होते हैं और वह खुद अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कुछ परसेंटेज जो इंग्लैंड की सरकार होती है वो इन्वेस्टमेंट करती है। और 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पूर्व देशों में व्यापार करने के लिए छूट दी जाती है, बिना टैक्स के। कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाएगा आपसे, और आप पूर्व देशों में व्यापार कर सकते हो। तो ये महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता दी गई थी। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कंपनी के प्रबंधन की। कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर और 24 सदस्यीय परिषद में निहित होती है। तो बात करेंगे कंपनी जो हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके समस्त शक्ति जो थी एक गवर्नर हुआ करता था
और बात करते हैं 24 सदस्यीय परिषद हुआ करती थी, इनमें ये शक्ति निहित थी। बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर लें हम। नेक्स्ट पॉइंट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, क्योंकि पहले जो बंगाल का हुआ करता था सिर्फ गवर्नर हुआ करता था। अब आपसे पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आपके लॉर्ड क्लाइव था। मगर उसके बाद में क्या होता है, जो गवर्नर होता है गवर्नर के पद को हटाकर वहां का बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। वो कौन था, अगर पूछ ले पहला बंगाल का गवर्नर, सॉरी अंतिम बंगाल का गवर्नर और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहोगे वॉरेन हेस्टिंग था, जो 1773 में बनता है। तो 1773 के रेगुलर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, जो वॉरेन हेस्टिंग को वॉरेन हेस्टिंग बनता है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो कलकत्ता है, कलकत्ता में हम देखेंगे तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, है ना, स्थापना की, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश चुने गए थे। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था उसका नाम था सर एलिजहा इम्पे। कौन था, सर एलिजहा इम्पे नाम का कौन हुआ करता था, मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा यहाँ पर। तो 1773 के बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत जो बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग जो होता है वो क्या करता है, बहुत जो वहां के निजी लोग होते हैं, जो जमींदार होते हैं, उनसे मिल जाता है। और ये जो वॉरेन हेस्टिंग होता है ये बहुत पैसे कमाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बदलती है कि जो वॉरेन हेस्टिंग है गवर्नर है, वो क्या करता है, जब बहुत पैसों की खपत कर रहा है इंडिया में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू लूट रहा है लोगों के लिए। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। कौन सा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया जाता है। कौन सा, आपको इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन प्रारंभ किया जाता है। तो एक तो आपको एक जो एक्ट एक शासन होता है वो किसको, कंपनी को संभालता है, और एक शासन जो होता है वो क्या करता है, व्यापार को संभालता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो भागों में से डिवाइड कर जाता है। फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम आने लगते हैं 1813 में। 1813 जो है चार्टर में टी में देखने को मिलेगा, टी, टी को हम क्या कह देंगे, टी को 3 भी कह देंगे, है ना, 3 कह देंगे। टी को 3 से टी से 3 बन जाएगा, टी एच आर डबल टी एच आर डबल ई 3। तो इस प्रकार से टी हम लगा लेंगे, तो टी मतलब 13 13 बन जाएगा। फिर 1813 में चार्टर एक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल से आते रहते हैं। तो बात करते हैं कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 20-20 वर्ष के क्या करते हैं, चार्टर अधिनियम आते रहते हैं। तो आप हो गए 1833 में चार्टर अधिनियम की बात करेंगे तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है इसके तहत बहुत कुछ तो आपको देखने को मिल जाता है। जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसका, भारत का गवर्नर बना दिया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। तो प्रति विधि आयोग की स्थापना किसके तहत की गई, तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के तहत की गई। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भारत में दास प्रथा क्यों विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। जो दास प्रथा थी उसको क्या करते हैं, विधि विरुद्ध घोषित कर दिया था 1833 के तहत। फिर आता है 1857 क्रांति हो जाती है, ठीक है ना, 1857 क्रांति होती है। उसके बाद 1858 का आता है फिर भारत शासन अधिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। जो चार्टर एक्ट थे, क्योंकि सारी जो सत्ता होती है वो कंपनी के हाथों में ना रह करके इसके महारानी के हाथों में चली गई ब्रिटेन में। तो बात करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश कंपनी के हाथों में चला जा चुका था। बात करते हैं मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। जो मुगल सम्राट हुआ करता था, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। और बात करते हैं तो बहादुर शाह सेकंड होता है वो उसको समाप्त कर जाता है और इसको रंगून भेज दिया था, पर जाओ भाई पढ़ो जाके वहां पर, ठीक है। तो बात करते हैं भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटेन मंत्रिमंडल में, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटेन मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। तो बात करेंगे 1858 में क्या होता है, क्योंकि जब गवर्नर खत्म, जो बात करते हैं मुगल सम्राट खत्म कर दिया गया और 1857 क्रांति हो चुकी थी, तो अब यहाँ पर सिर्फ गवर्नर ना रहकर, गवर्नर जनरल ना रहकर अब यहाँ पर सचिव भी आ जाता है। यहाँ पर सचिव भी चुने जाने लगते हैं 1857 क्रांति के बाद। तो भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव भी यहाँ पर चुने जाने लगे। ठीक है, अगले बढ़ते हैं फिर।
1 मिनट बस, अभी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, इतने पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, नियुक्ति की गई, ठीक है, सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। वो डायरेक्ट कहां से था? ब्रिटेन से था। तो बात करते हैं नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। 1857 क्रांति के बाद 1858 में चार्टर भारत सरकार अधिनियम आता है, उसके तहत जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको चेंज कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय। और कौन बना था? अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कहलाए, ठीक है। तो आपसे पूछेगा 1857 में क्रांति हुई थी, उस समय कौन था वायसराय या कौन था गवर्नर जनरल? तो आपको ध्यान रखना है वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। फिर आता है 1861 के भारत सरकार अधिनियम आता है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है, जिसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। तो गवर्नर जनरल को जो हुआ करता था भारत का, उसको क्या कर दी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी जाती है। और जो अध्यादेश था वो कितने? 6 माह अवधि का होता था। कितना अवधि? 6 माह की होती थी। जो अध्यादेश की अवधि थी वो कितने? 6 महीने की होती थी। और 1861 का क्या था? परिषद अधिनियम था। बात करते हैं 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, कैसे? 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों की बात करते हैं। 3 भारतीयों को क्या चुना गया? तो आपको कि बनारस के राजा के लिए और पटियाला के महाराजा के लिए सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर विधान परिषद में भी छूट देखने को मिल जाती है, किसके? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में। अब बात करते हैं 1892 की। तो 1892 इसमें भारत परिषद अधिनियम आता है। कब? 1892 में। इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, यहाँ पर क्या है, भाषा कुछ कुछ भागों में क्या कर सकते थे, जो भारत के लोग हुआ करते थे वो चुनाव कर सकते थे, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। आपको 1892 इसमें भारत परिषद अधिनियम आता है। इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। कैसे हुई? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत देखने को मिल जाती है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 1909 वाला। कौन सा? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार की बात कर लें। किसकी बात कर लें? मार्ले मिंटो सुधार। पहली बात, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि का उपबंध किया गया। प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे, ठीक है। ये सांप्रदायिक निर्वाचन था एक प्रकार से देखा जाए तो। हाँ देखो, देखा है। इसी अधिनियम को सांप्रदायिकता निर्वाचन कहते हैं। हिंदू मुस्लिम भड़काऊ, ये सुधार नहीं था, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भड़काऊ दे रखा था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो था वो एक प्रकार से सांप्रदायिकता के बीज बोए गए थे हिंदू और मुस्लिम के तहत। तो सांप्रदायिकता निर्वाचन के रूप में भी इसे जाना जाता है। 1919 मार्ले मिंटो, ठीक है। बात करेंगे, ये मार्ले कौन हुआ करता था? मार्ले हुआ करता था तुम्हारा सचिव, और मिंटो जो हुआ करता था वो कौन था? वायसराय, ठीक है। तो मार्ले हुआ करता था सचिव और मिंटो कौन हुआ करता था? मिंटो तुम्हारा हुआ करता था कौन? वायसराय, ठीक है। तो बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बच चुका है। तो आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा की बात कर लें। किसकी बात कर लें? सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया, ठीक है। तो नोट हमने देख ही लिया। 1909 का जो मार्ले मिंटो आता है, इसमें मार्ले कौन था? सचिव था। और मिंटो कौन था? मिंटो वायसराय देखने को मिल जाता है। अगली बात करेंगे 1919 1909 तो कौन सा हो गया? सांप्रदायिकता हो गया, मार्ले मिंटो वाला। अब हम देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में। किसके? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो प्रांतों में द्वैध शासन, देखो बात करते हैं, अभी हम चल रहे हैं प्रांतों में, ध्यान रखना। तो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग यूपीएससी देखने को मिलेगी, यूपीएससी का गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1919 के द्वारा यूपीएससी, कौन सा? यूपीएससी जो लोक सेवा अधिनियम है, इसका क्या हुआ? गठन हुआ। बात करते हैं, पहली बार केंद्र बजट को राज्य बजटों से अलग कर दिया गया। यहाँ पर केंद्र बजट जो हुआ करते थे उनको केंद्र बजटों को राज्य बजटों के से अलग कर दिया गया। मैं कह सकते हैं पृथक हो गया, पृथक हो चुके थे बजट, ठीक है। अगली बात करेंगे, भारत में पहली बार महिला को मतदान देने का अधिकार देखने को मिला 1926 में दिया गया।
तो भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1926 में दिया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, 1919 के तहत मतदान देने का अधिकार 1926, डेट भी याद रखना। 1935 का भारत शासन अधिनियम, कौन सा? 1935 का भारत शासन अधिनियम की बात करें, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, वेरी इंपॉर्टेंट है 321, वर्तमान में कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। तो बात करें पहले कितने थे? 1935 का अधिनियम आया था उस समय, तो 1935 के अधिनियम के तहत 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को हटा लिया गया और कहां पर ला दिया गया? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अगर 1919 की पूछेगा तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अगर हमसे 1935 की बात करेगा तो प्रांतों से हटाकर कहां ला दी गई द्वैध शासन? आप लोग केंद्र में ला दिया गया। ठीक है, तो बात कर देंगे यहाँ पर सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी उसका क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखा है, म्यांमार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम के तहत जो म्यांमार हुआ करता बर्मा, उसका नाम था पहले, तो म्यांमार या बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। पहले भारत भी, जो म्यांमार था वो भारत का हिस्सा था। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1935 1 अप्रैल 1935, डेट याद रखना, कौन सी? 1 अप्रैल 1935। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। बात करते हैं इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा भी दिया गया। तो आपसे पूछ लेगा भारत का मिनी संविधान कौन सा है? आपको ध्यान रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही मिनी संविधान कहा जाता है। बात करते हैं इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का बनाए रखा गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की उसको सर्वोच्चता को बनाए रखा गया। ठीक है, कि संसद क्या होती है? सबसे बड़ा अंग होता है। बात करेंगे भारतीय संविधान की रचना, कौन सी? भारतीय संविधान का विकास देखा, अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की रचना के बारे में। पॉइंट है, तो भारतीय संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. राव ने 1900 कब दिया गया था? 34 में रखा था। तो आपको संविधान सभा का जो गठन है इसका विचार सर्वप्रथम M.N. राव ने, किसने? M.N. राव ने 1934 में रखा था। तो ध्यान रखना, संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? तो M.N. राव ने। बात करेंगे भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था वो किसके तहत? कैबिनेट मिशन, जो कब आता है? 24 मार्च 1946 में। कब आता है? 24 मार्च 1946 में आपको कैबिनेट मिशन क्या आता है? भारत आता है। इसमें 3 लोग आते हैं, अभी देखेंगे। तो आप हो गए ये आता, देखो यह योजना जो कैबिनेट मिशन थी वो 24 मार्च 1946 में भारत आई। इसमें 3 सदस्य हुआ करते थे। कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और बात करते हैं लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, और बात करते हैं A.B. अलेक्जेंडर थे। कौन थे? A.B. अलेक्जेंडर। तो याद रखना, कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 भारत में आया था। भारत आया था, कितने लोग आए थे? 3 लोग आए थे संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। पहले थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, और बात करते हैं A.B. अलेक्जेंडर। बात करते हैं संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कैसे थे? संविधान सभा में 389 सदस्य देखने को मिलते हैं, जिसमें से बात करेंगे 292 ब्रिटिश प्रांतों से, और बात करेंगे 93 देसी रियासतों से, और जो 4 हुआ करते थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व चुने गए थे। 1846 की बात करें उसकी बात कर रहे हैं। तो संविधान सभा से कितने थे? संविधान सभा में 389 थे सदस्य, वो किससे थे? आपके संविधान सभा में 389 सदस्य थे टोटल, जिसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, और बात करेंगे जो 93 हुआ करते थे देसी रियासतों से थे, और बात करेंगे 4 हुआ करते थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से हुआ करते थे। टोटल मिलाकर कितने थे? 389। तो बात करेंगे भारत विभाग के पश्चात, भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। जब भारत विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान का, तो उस समय जो संविधान सभा के सदस्य लोगों की संख्या थी वो कितनी रह गई? आपको के 299 सदस्य रह गए थे। बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में की गई। कहां पर? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में की गई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य हुआ करते थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। कौन थे? सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य हुआ करते थे सचिदानंद सिन्हा। इन्हीं को क्या कर दिया गया? बात करते हैं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कौन सा?
अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को सज्जन सिन्हा को चुना गया। बात करते हैं मुस्लिम लीग ने, किसने, नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने यह बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग जो थी उसने इस बैठक का क्या किया, बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग कर दी। जो जिन्ना था उसने क्या कर दिया, जो पाकिस्तान था उसका अलग संविधान की मांग कर दी। तेज बहादुर शपरू और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा का सदस्यता को अस्वीकार कर दिया। जो तेज बहादुर शपरू था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नाम, तेज बहादुर शपरू और जयप्रकाश नारायण। तेज बहादुर शपरू और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया। इनको सदस्यता दी जा रही थी तेज बहादुर शपरू के लिए और जयप्रकाश नारायण के लिए, मगर उन्होंने सदस्यता ना ली। तो बात करते हैं, हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो बात करते हैं संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 33। तो ध्यान रखना, संविधान सभा में सदस्यों की अनुसूचित जाति की बात कर रहा है। तो अनुसूचित में आपको आ देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, तो इस प्रकार से दो बार कर देना, 33 बन जाएगा। और मुसलमानों की संख्या हुआ करती थी कितनी, आप हो गए 89, सॉरी 79 कितनी मुसलमानों की संख्या हुआ करती थी, कितनी, 79 हुआ करती थी। ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। बात करेंगे संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, आपको के 15 थी। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूछ सकता है मुसलमान अनुसूचित जनजाति कितनी थी, तो आपको के 33 थी। मुसलमानों की कितनी थी, तो आपको के वह थी 69 थी। ठीक है, 79 थी, 79। और बात करते हैं महिला की कितनी थी, 15 थी। वेरी इंपोर्टेंट है। फिर आता है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसका, स्थायी होगा, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी। तो राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन दिया गया, क्या चुन दिया गया, आपको स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुन दिया गया। बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी क्या लेके आते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया, जो 22 जनवरी 1947 को क्या बनेगा, प्रस्तावना बन जाएगा। बात करते हैं प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी, 29 अगस्त, कब की गई थी, इसमें ध्यान रखा, मैं लिख दे रहा हूं, 29 अगस्त 1947 को की गई थी प्रारूप समिति की स्थापना। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को चुना गया। संविधान सभा में इनका निर्वाचन पश्चिमी बंगाल में से हुआ था। कहां से इनका निर्वाचन जो हुआ था वो कहां से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक मैन अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, टोटल कितने थे, 7 सदस्य। बात करते हैं संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस हुई। जो संविधान सभा का प्रारूप था उस पर 114 दिनों तक क्या चली थी, बहस चली थी। बात करेंगे को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान कितने दिनों बना था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या लगा था, समय लगा था संविधान के बनने में। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। फिर बात करेंगे नेक्स्ट की। तो भारत के संविधान को 26 जनवरी 1949 को अंगीकार कर लिया गया। देखो बनके तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को ही, बस लागू करने की देरी थी, क्योंकि हमें पता थी कि हमने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी, तो की थी 26 जनवरी 1930 में की थी पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग। तो उसी अनुसार 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, संविधान को दर्जा देना, संविधान को लागू करना था। तो इस प्रकार से रुके रहे, है ना, 26 नवंबर को नहीं लागू किया। तो आप हो गए, भारत में संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। तो बात करेंगे संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। बात करेंगे संविधान सभा का अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंतिम बैठक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को क्या हुई थी, अंतिम बैठक देखने को मिल जाती है। बात करेंगे 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी चुना गया था। 24 जनवरी को ही भारत का राष्ट्रपति भी चुना गया। तो बात करेंगे भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है।
भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो आपको बी आर अम्बेडकर के लिए। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 में प्रस्तावित की थी। पहली बार संविधान की जो अवधारणा थी वो स्वराज पार्टी ने 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें प्रस्तावित कर दी गई थी। बात करते हैं संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई। कितनी? संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। वेरी इंपोर्टेंट है कि संविधान बनाने कितनी कमेटियां गठित की गई थी? तो 13 कमेटियां गठित की गई थी। ठीक है, अगले बात करते हैं संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री बी एन राव को नियुक्त किया गया था। बात करेंगे संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री बी एन राव, जो सलाहकार हुआ करते थे वो कौन थे? बी एन राव थे। तो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री बी एन राव को नियुक्त किया गया था। तो बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्र ज्ञान दोनों अपनाए गए और 24 जनवरी को ही क्या कर दिया गया? संविधान की लास्ट बैठक हुई थी, उसी समय राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, राष्ट्र ज्ञान को मान्यता मिली, राष्ट्रगीत को मान्यता मिली। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे केशवानंद भारती बनाम गुजरात केरल जो देखने को मिलेगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्माण के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया है। तो आप कहोगे प्रस्तावना को आधारभूत अंग किसके द्वारा माना गया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल, ये केस था। ठीक है, तो बात करते हैं 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से भारत संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो 1935 में ही मांग की थी, 1940 में कैबिनेट में फिर बैठ भी चुका था। बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार कर दिया गया। तो बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव जो आता है 1940 में, ध्यान रखना अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार किया गया। तो बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता, कौन सी? भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो बात करेंगे भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान देखने को मिल जाता है। पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है, ध्यान रखना। बात करेंगे सबसे बड़ा पूछ लेगा, लंबा पूछेगा तो कौन सा है? भारत का है, और पहला पूछ लेगा तो अमेरिका का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। जो बात करेंगे कब? तो 1789 में। हम पढ़ चुके हैं ना कि आपको मिलेगी क्रांति मिलेगी, पहले तो बोशट टी पार्टी घटना घटती है 73 में, उसके बाद 4 जुलाई 1776 में क्या होता है? मुक्त हो जाता है। उसके बाद 1789 में क्या देखने को मिलती है? 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बन चुका होता है। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का, 1789 में देखने को मिलता है। तो बात करेंगे भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे, 195 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। तो ध्यान रखना 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 22 भाग हैं, 22 भाग है और कभी कभी 25 भाग भी देखने मिल सकता है, ध्यान रखना 22 भाग या फिर 25 भाग, 22 ना हो तो 25 लगा देना है। ठीक है, तो वर्तमान में, और 25 हो 22 भी हो तो 25 लगाना है। तो वर्तमान में 22 भाग और 25 भाग है। बात करेंगे 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां देखने को आपको मिल जाती हैं, पहले 8 थी 12 हो चुकी हैं। तो बात करेंगे मूल कर्तव्यों की विवरण, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपको देखने को मिलेगा। जो मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार, जो मूल कर्तव्य है मौलिक अधिकार हैं, वो 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 के तहत देखने को मिल जाते हैं। मूल कर्तव्यों की बात कर रहा है, मूल कर्तव्य जो हमने कहां से लिए हैं? रूस से ले रखे हैं। बात करेंगे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, कौन से? क्योंकि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान देखने को आपको मिलता है, जो हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। तो बात करेंगे भारतीय संविधान उदार और कठोर दोनों प्रकार का है, मिश्रित है। उदार भी है, उदार मतलब लचीला, और कठोर मतलब हार्ड भी है। तो उदार और कठोर दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को कहते हैं वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी।
जो संविधान सभा थी उस समय वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। बात करेंगे अगले, तो संविधान के द्वारा भारत में राज्यों का संघ बताया गया। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया, ठीक है, संविधान के द्वारा। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को गिनी संविधान भी कहा जाता है, मतलब मिनी मतलब छोटा संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा, कौन से, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। बात करेंगे, भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला क्या है, मिश्रण देखने को मिल जाता है। बात करेंगे, यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अगले की बात करेंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। न्यायालय की बात करेंगे तो न्यायालय में इसको कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट, उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माता के मन की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी और उद्देशिका को संविधान की आत्मा, और बात करेंगे संविधान जो निर्माता हैं उनके मन की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग, उद्देशिका में जब पढ़ोगे तो वहां लिखा है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत की प्रभुत्व जो है वो किसमें है, भारत की जनता में निहित है, ठीक है। अगली बात करेंगे, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्रीय पक्ष निर्वाचित होता है। गणतंत्र माने निर्वाचन करना, आनुवांशिक नहीं है, ठीक है। अगले की बात करेंगे, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए और राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता से में स्थापित किया गया है, ठीक है। बात करेंगे, तथा राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की एकता और अखंडता में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट की बात करेंगे, उद्देशिका में संविधान के अंगीकार की तिथि 26 नवंबर 1949 है। उद्देशिका की बात करें, उद्देशिका में जो संविधान को अंगीकृत करने की तिथि जो है वो 26 नवंबर 1949 है, और इसी दिन हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान डे मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करेंगे, इसी कारण 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस या संविधान डे मनाया जाता है, ठीक है। विधि दिवस या संविधान डे बात वही है, तो इसी कारण 26 नवंबर भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा पार्ट है वो यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। आज जो हमारा पार्ट नंबर 1 था संविधान का वो यहीं रखेंगे। तो आज आप क्या करोगे, इसको 2-3 बार पढ़ोगे जो कि आपको याद हो जाए। और जिस किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर मिल जाएगा कि बीएड बुक के नाम से, कौन सी बीएड बुक, बीएड बुक नाम से हमने डाल रखी है ये वाली, वो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जीएस वाली है ये पूरी, आप डाउनलोड कर लो इसके लिए। वैसे आपको बीएड नाम से दे रखी है, मगर ये बुक बीएड नाम से नहीं है, ठीक है। अंदर जाओगे तो आपको कुछ और नाम से दे रखी होगी, तो आप जीके जीएस नाम से है बस, ठीक है। तो आप अंदर जाना, इस समय तो बीएड बुक नाम से है, उसको डाउनलोड कर लो, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाओ और अच्छी प्रकार से इसको पढ़ लो, ठीक है। तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ो तो आप वीडियो को दोबारा भी पढ़ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।